हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या अभी मेरी वॉइस सभी लोगों को क्लियर आ रही है? जिन स्टूडेंट्स ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑफ कर दें। अदरवाइज क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल वगैरह पर क्लासेस अटेंड करते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होता है। और अभी बारिश वगैरह भी चल रही है तो कुछ लोकेशंस में कनेक्टिविटी का भी इश्यू है। क्या वॉइस एकदम परफेक्टली क्लियर आ रही है भाई? स्क्रीन विजिबल है? जय हिंद, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल, क्या स्टेटस है भाई? एनएलएम चल रहा है, 4 लेक्चर लगभग हो चुके हैं। क्या माहौल है भाई? क्या एनएलएम आपका शुरू हो गया है? क्या आप लोगों ने रेस नंबर 26 अटेम्प्ट की है? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के काइनेमेटिक्स के कुछ पुराने बैकलॉग्स रह गए हो, है ना? हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स को लगता है यार पहले पुरानी चीजें खत्म करता हूं, बाद में एनएलएम पर आऊंगा। ऐसा नहीं करना है। इस समय आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो अभी करंट में प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है, दैट इज व्हाट एनएलएम। मतलब आपको सबसे पहले एनएलएम कंप्लीट करना है। मतलब अब इसमें आपको कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना। उसके बाद व्हेन यू विल गेट द टाइम, देन यू कैन रिवाइज और यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग्स। मतलब ये नहीं होना चाहिए। एक जनाब से हमारी बात हो रही थी, कल कॉल आया कि सर हम बड़ी दुविधा में हैं। हमने कहा बताइए भाई क्या हुआ? तो सर हम बड़ी दुविधा में हैं। हमने कहा इसके आगे आप कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो कहते हैं कि सर हमारे काइनेमेटिक्स में O2 में कुछ हमारे डाउट्स रह गए, वो हम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि हमने जब आपने होमवर्क दिया था तब अटेम्प्ट नहीं किया, अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सर हमें समय नहीं मिल पा रहा है एनएलएम करने का। मैंने कहा अभी बुड़बक, जो अभी पढ़ाया जा रहा है पहले उसको करो। भैया काइनेमेटिक्स तुम्हारा पुराना पाप है, अब तुम नया पाप क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे पुराने पाप बाद में धो लेना, लेकिन ये कमिटमेंट तो करो कि भाई नया पाप ना हो। तो भैया ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि पुराने बैकलॉग को कवर अप करने के चक्कर में नए पाप और कर दो। वैसे ही तुम्हारे पास पापों का भंडार है। क्लियर है मेरी बात? और देखिए कल आप संडे है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। हाँ, मैं एक बात बता रहा था आप लोगों को। आपकी आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है ना? तो आज इनऑर्गेनिक से आपकी विदाई हो चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सुहाना सफर रहा होगा आपका इनऑर्गेनिक के साथ। ठीक है। आपके जो सर थे इनऑर्गेनिक के, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड पर्सन। आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। संजय सोदानी सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेट जीनियस है भाई। उनके पढ़ाए हुए कितने सारे स्टूडेंट्स टॉप रैंकर्स हैं। तो सर ने जो कुछ भी पढ़ाया है ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि सर ने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है ना, अगर आप इनऑर्गेनिक में वो सारा पढ़ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी शीट और रेसेस सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं कि आप जितना अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं ना, आपका चाहे मैथ्स और फिजिक्स कितना भी स्ट्रांग हो, आप उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते कम टाइम में। ये बात पता है आपको? पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप केमिस्ट्री में आधे घंटे में 20 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मतलब 30 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैथ्स में आधे घंटे में 5 क्वेश्चन ना हो गए भैया। और बहुत अच्छा है अगर आपका मैथमेटिक्स है, मैथ्स इज योर फेवरेट, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप हाफ एन आवर में 10 क्वेश्चन बना सकते, उससे ज्यादा नहीं बना सकते।
और वही अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आप 7 से 8 क्वेश्चन बना सकते हो इफ योर फिजिक्स इज गोइंग वेरी वेल। इसलिए भैया केमिस्ट्री का कोई तोड़ नहीं है। हम है तो फिजिक्स के फैकल्टी, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री जरूर पढ़, बिना केमिस्ट्री के कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था और जब मेरा जेई का रिजल्ट आया तो आपको पता है मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे? आपको पता है मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे? मेरे केमिस्ट्री में लगभग 110 नंबर आए थे, 110 नंबर आए थे लगभग। ठीक है, फिजिक्स में मेरे 85 मार्क्स आए थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिजिक्स में मेरे, उल्टा लिख दिया सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको तो केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए था। केमिस्ट्री में 110 आए थे, फिजिक्स में लगभग 85 आए थे, और मैथ्स में शायद मेरे 58 मार्क्स आए थे। ये मेरा ग्राफ रहा था उस समय का। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ये हो सकता है 58 की जगह 57 हो या 59 हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है ना। इसका कितना सम आ रहा है? टोटल टोटल सम बताना कितना आ रहा है इसका, अभी पता चल जाएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 253 आ रहा है, तो गड़बड़ है थोड़ी सी इसमें कहीं पर। एक्चुअली मेरा टोटल सम जो था वो 242 या 244 के बीच में था। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत 85 की जगह इसमें 82 होगा, इसमें 110 की जगह, मतलब 3-4 नंबर ऊपर नीचे होंगे, बस ये फर्क था सर। मतलब दैट वाज माय रिकॉर्ड ऑफ जे 2010। ये 2010 की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो सोच रहे हो, अब तुम सोच रहे होगे कि सर केमिस्ट्री में तो आपकी बहुत स्ट्रांग थी। बिल्कुल, मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं विजार्ड था भाई साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुझे आज भी आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एकदम जबरदस्त आया करती थी। तो देखो भाई, मेहनत करो अच्छे से, तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलो। मेरे मैथ्स में 58 आए, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कभी मैथ्स में गिव अप नहीं किया। मेरे मैथ्स में हमेशा थोड़े कम मार्क्स आया करते थे एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन मैं मैथ्स हमेशा अटेम्प्ट करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? मैंने आईआईटी के एग्जाम में भी मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में मुझे एक अंदर से थोड़ा सा फोबिया लगता था, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने मैथ्स सबसे बाद में किया ना, तो ये जो 58 दिख रहा है ना, ये 28 भी नहीं बना पाता मैं। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। तो भैया संघर्ष करो, तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के चलो, तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कितने मार्क्स का पेपर था? कितने मार्क्स का पेपर था? लगभग आप सोच लो कि 202, याद तो नहीं आ रहा यार एग्जैक्टली। 69 इंटू 6 करना कितना हुआ? 69 इंटू 6, 414। नहीं नहीं, इससे तो ज्यादा का था। 79 इंटू 6 करो, 474। हाँ बिल्कुल, लगभग इतने का ही था, 474 के आसपास था टोटल। मतलब मेरा ये था कि लगभग 50% के लगभग मार्क्स आया था उस समय, ये मुझे याद है ना। मतलब 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आया था, तो उसके हिसाब से 474 का टोटल था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें, शुरुआत की जाए, माहौल बनाया जाए। होमवर्क आप लोग अटेम्प्ट करके आए होंगे भाई, संघर्ष जारी है, प्रयास जारी रहना चाहिए, मंजिल बहुत दूर है, बहुत प्रयास करना होगा भाई। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोगों ने अभी ओलंपिक्स में देखा होगा कि एक मेडल, ओलंपिक मेडल जीतने के लिए लोगों ने 15-15, 20-20 साल की तपस्या करी है, तब जाकर के वो इतना बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अचीव कर पाए हैं। और तुम लोग तो यार 15 दिन पढ़ने के बाद ही थक जाते हो, तुम लोग तो 15 दिन पढ़ने के बाद ही थक जाते हो। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ठीक है? आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो मैसेज आप लोग होस्ट पे ही टाइप करें, है ना। को होस्ट पे क्या है कि मुझे दिखाई नहीं देगा, वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टाइप ही ना करें। चलिए शुरुआत करें। मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, होमवर्क है आपने अटेम्प्ट किया है,
3 क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में थे, 3 क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में से। चलिए क्लास नोट्स में पहला क्वेश्चन T1 एंड T2, T1 एंड T2 जल्दी से बताएं। मेरा T1 का वैल्यू 50 आ रहा है और T2 का वैल्यू मेरा 30 आ रहा है, 50 एंड 30। क्या सॉल्व हो गया है? क्या सभी लोगों का यही जवाब आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है? एनीवन ऑफ यू? नाइस, वंडरफुल, बहुत शानदार। मतलब मुझे लगता है आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। जल्दी से क्विक, जल्दी से इस सवाल को देखते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है ये बताओ, यहाँ पे 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? क्या ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है? अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एनएलएम में बेसिक स्टेप, कोई भी सवाल आ जाए सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आपको इंडिविजुअल बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होंगे। देखिए आपके आंसर्स भी आ गए, तब भी देखते जाइए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी बताऊंगा साथ ही साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखें, देख पा रहे हैं? एक बात बताओ, 2 kg वाला ब्लॉक कितनी रस्सियों से कनेक्टेड है? क्या उसके ऊपर भी स्ट्रिंग है और नीचे भी स्ट्रिंग है? क्या यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं 2 kg से? तो देखना मैंने यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक बनाया, तो मान लो कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन है T1। टेंशन फोर्स कहां लगता है? टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द बॉडी? टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द बॉडी? तो अवे। तो देखो ये 2 kg पर यहाँ पे जो रस्सी कनेक्टेड है, क्या ये टेंशन फोर्स ऊपर लगाएगा? और जो रस्सी नीचे कनेक्टेड है, क्या वो टेंशन फोर्स नीचे लगाएगा? along the string, along the string और away from the body, क्या आपको याद आ रहा है? अब देखिएगा एक mg और लगेगा, mg लगाना मत भूल जाइएगा, mg तो रहेगा ही रहेगा भाई। अगर हवा में कोई चीज हैंग कर रही है जरा ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताओ, क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है? क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाला फोर्स T1, नीचे वाला फोर्स -T2 -20। ये मैंने माइनस क्यों किया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, बराबर 0। ये 0 क्यों कर दिया? क्योंकि ये होता वैसे किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? 0। आपको याद होगा 2 क्लास पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप एमए को रिप्रेजेंट मत करिएगा। क्या ये बात आपको याद है? क्या ये बात आपको याद है? बहुत शानदार। तो आप देख रहे हैं क्या मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय कहीं एमए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने इसमें एमए रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर दोबारा से तुमने बोला ना भाई साहब, पकड़ के इतनी तेजी से घुमाएंगे कि समझ में नहीं आए कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय एमए मत लगा देना, एमए मत लगा देना। क्लियर? तो देखो यहां से आपके पास पहली इक्वेशन ही आ जाती है, T1 - T2 = 20। सिमिलरली उसी तरीके से क्या मैं 3 kg का भी बना सकता हूं? जब मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो T2 की वैल्यू मेरे पास 30 आ जाती है। अब देखना यहां पर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक बात बताओ, क्या A और B बोथ ऑफ देम हैव अ सेम एक्सेलरेशन? मतलब 0 है, सिंपल सी बात है। क्या A और B दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो इस पूरे को हम एक सिस्टम ले सकते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे 2 kg और 3 kg को अपना सिस्टम ले लूं, क्या ले लूं बेटा? सिस्टम। तो सिस्टम को कर दो डब्बे के अंदर बंद। देखना ध्यान से, मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं। इस सिस्टम को कर दो डब्बे के अंदर बंद। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको सिस्टम? क्या आप देख पा रहे हैं बेटा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं आपको, सवालों को जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर मैंने इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया, एक बात बताओ, इस डिब्बे का टोटल मास कितना है? व्हाट इज द टोटल मास? क्या आपको दिखाई दे रहा है? टोटल मास 5 है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पूरे डिब्बे के ऊपर कितना? 50। कितना लगेगा बेटा? 50। समझ में आया? अब देखना इस डिब्बे के बाहर जो रस्सी निकल रही है वो कौन सी है? T1 वाली या T2 वाली? इस डिब्बे के बाहर कौन सी रस्सी निकल रही है? T2 वाली। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जो T2 है वो इस डिब्बे के अंदर है या डिब्बे के बाहर?
वो डिब्बे के अंदर है या डिब्बे के बाहर है? अंदर है। अब जरा ध्यान से देखना, इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स, अभी एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन है? T1 है और 50 है। तो पता है इस डिब्बे के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जरा देखिएगा ध्यान से, मैं डायरेक्टली लिखूंगा T1 माइनस 50 बराबर m इंटू ए, ये है 0, T1 की वैल्यू आ गई 50। नहीं आया समझ? अगर आपसे कोई पूछ लेता कि इसमें इंटरनल फोर्स कौन है और एक्सटर्नल फोर्स कौन है, क्या आप ये बता पाएंगे? कैन यू टेल मी कि इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है? सुन लेना, इंटरनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसका एक्शन और रिएक्शन दोनों सिस्टम के अंदर ही लाई करते हो। मतलब एक्शन भी सिस्टम के अंदर है और रिएक्शन भी। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो T2 फोर्स है, क्या वो सिस्टम के अंदर है इस समय? तो पता है अगर इस केस में आपसे पूछा जाए, इस केस में कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है, तो मैं बोलूंगा कि इस समय T1 एक्सटर्नल है और T2 इंटरनल है, क्योंकि वो डिब्बे के अंदर है। तो कौन एक्सटर्नल होगा और कौन इंटरनल होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपने सिस्टम क्या कंसीडर किया है। आपने सिस्टम क्या कंसीडर किया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं सिर्फ 2 kg की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? 2 kg की बात करता हूं। तो 2 kg के लिए कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं? T1 भी एक्सटर्नल होगा, T2 भी एक्सटर्नल होगा और 20 भी एक्सटर्नल होगा। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसका एक्शन और रिएक्शन सिस्टम के अंदर लाई करता हो, उसको हम इंटरनल बोल देंगे। जैसे यहाँ पर इस डिब्बे को मैंने बंद किया, तो यहाँ पे इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स थी वो डिब्बे के अंदर है, डिब्बे के बाहर है? इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स थी वो डिब्बे के अंदर का पार्ट है या डिब्बे के बाहर का पार्ट है? क्लियर? वेदांग भारद्वाज, बेटा बातों को ध्यान से सुनो। मैंने टेंशन नीचे 50 नहीं ली है, ठीक है? मैंने इक्वेशन लिखी है, टेंशन ऊपर T1 और नीचे mg। टोटल मास कितना है इस पूरे डिब्बे का? 5 kg। तो नीचे क्या लगाया? 50। तो T1 माइनस 50 इक्वल्स टू m इंटू ए। क्लियर? अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या होता है। क्या ये क्लियर है? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यहाँ टाइप मत करिए कि एक्सप्लेन इट अगेन, एक्सप्लेन इट अगेन। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, डांस परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2? मेरे हिसाब से बेटा T1 की जो वैल्यू आ रही है वो 75 न्यूटन आ रही है और T2 की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 45 न्यूटन। क्या आपका भी यही आंसर है? 75 एंड 45। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूं, एक बात बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर है और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। कितना एक्सेलरेशन है इस लिफ्ट का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस लिफ्ट के अंदर अगर कुछ भी रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2 ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक, क्या बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है, क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की दिशा में होगा? क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऊपर की दिशा में होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल बोथ ऑफ द बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और इक्वेशन लिखता हूं। जैसे कि सबसे पहले बेटा मैंने 3 kg लिया। ये 3 kg कितनी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? क्या ये इससे कनेक्टेड है? इसमें टेंशन क्या है बेटा? T2। इसमें टेंशन क्या है? T2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान ग्राउंड से देख रहा है, कहां से देख रहा है? ग्राउंड से देख रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? जितना लिफ्ट का है उतना दिखाई देगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 5। तो अब बताइए आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? T2 क्लियर माइनस mg, ये आ गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3 और एक्सेलरेशन कितना है? 5। क्या यहां से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी? क्या यहां से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी? बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब देखिएगा दूसरा 2 kg की बात करते हैं। 2 kg की बात, एक बात बताओ, 2 kg का क्या एक्सेलरेशन आपको 5 दिखाई दे रहा है? क्या 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको 5 दिखाई दे रहा है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 kg में दो टेंशन फोर्स होंगे, एक ऊपर वाली स्ट्रिंग में और एक नीचे वाली स्ट्रिंग। ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1, नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2। आप इक्वेशन क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 माइनस 20 इक्वल्स टू m इंटू ए। यहां से T1 की वैल्यू आ जाती है 75 न्यूटन। एक बात बताएं मुझे, यहां पर इस क्वेश्चन को आपने किस फ्रेम में सॉल्व किया है? ग्राउंड फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में? पहली बात दिमाग में रख लें, कुछ गरीब भाई बंधु यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। इस क्वेश्चन को मैंने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया और हर क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करूंगा, मैं लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व नहीं करूंगा। मतलब कोई ऑब्जर्वर जो इन ब्लॉक्स को देख रहा है वो कहां पर है? ग्राउंड पर है। लिफ्ट के फ्रेम में तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में चले गए, आपके बिल्लू भैया अगर लिफ्ट के अंदर हुए, तो लिफ्ट एक इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है? क्या न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है? नहीं है। तो याद रखना, जो भी इन ब्लॉक्स को देख रहा है, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर कहां पर होगा? हमेशा ग्राउंड फ्रेम में होगा। ये बात बताने की मुझे जरूरत नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ जनाब बोल रहे हैं कि सर लिफ्ट के फ्रेम में तो टेंशन कुछ और आ रही है। मैंने कहा तुम गधे हो क्या? कहा हाँ सर लगता तो है। मैंने कहा बिल्कुल गधे हो यार, तो मतलब क्लास में तुम सुनते ही नहीं। मैंने कहा तुम लिफ्ट के फ्रेम में लगा क्यों रहे हो? उसने कहा क्यों नहीं लगा सकते? मैंने कहा लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है या नॉन जीरो? उसने कहा सर नॉन जीरो है। मैंने कहा बेटा अगर नॉन जीरो है तो तुम्हें नहीं पता क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है? उसने कहा हाँ सर पता है। तो मैंने कहा तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि सारे क्वेश्चन किस फ्रेम में सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है गरीब भाई बंधु? क्या सवाल समझ आ गया आपको? अगर कोई जनाब यहाँ लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व कर रहा है तो याद रखना, वहां लिख लो, लिख दो, लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? अगर मान लो जैसे यहाँ पे तो मैंने T2 की वैल्यू भी पूछी और T1 की वैल्यू भी पूछी, मान लो आपसे सवाल में सिर्फ T1 पूछा जाता, आपसे सवाल में सिर्फ T1 पूछा जाता, क्या मैं A प्लस बी को कंबाइंड सिस्टम बना के भी सॉल्व कर सकता था? अगर सिर्फ आपसे T1 पूछा जाता तो क्या मैं A प्लस बी को कंबाइंड सिस्टम बना के सॉल्व कर सकता था? जल्दी से बताएं कैसे? मैं कहता देखो बेटा ये 2 kg का ब्लॉक और नीचे कितना है 3 kg का ब्लॉक, ये आपस में कनेक्टेड। क्या इस पूरे को डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए? क्या इस पूरे को डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए भाई? जल्दी से बताना, इस डिब्बे के बाहर कौन कौन से फोर्सेस हैं? इस डिब्बे के बाहर कौन कौन से फोर्सेस हैं मेरे भाई? क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ T1 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस डिब्बे का टोटल मास 5 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या 50 लगेगा? और जल्दी से बताओ, क्या अभी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में आपको कितना दिया हुआ है? क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है? तो बताओ जल्दी से मुझे, इक्वेशन लिख करके बताओ, इक्वेशन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, अब ध्यान से सुन लेना, ये बात मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में बहुत काम आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव लेते समय कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस दिशा को पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें। मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लेना। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हो, सुनिएगा ध्यान से, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हो उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेना। अभी एक्सेलरेशन कहाँ दिया हुआ है? ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेना और नीचे वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले लेना। न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा जल्दी बताओ? ऊपर वाला फोर्स T1 माइनस नीचे वाला फोर्स mg बराबर m इंटू ए।
क्या सवाल सॉल्व हो चुका है? क्या यहाँ से T1 की वैल्यू वही आ रही है जो तुम्हारी आ रही थी? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है सिस्टम का खेल? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या आगे बढ़ा जाए? क्या आगे बढ़ा जाए भाई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब क्या है आपका? T1 T2 की वैल्यू बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं। T3 की वैल्यू 20 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। T1 और T2 की वैल्यू 16 12 आ रही है। क्या यही आंसर आ रहा है? T1 की वैल्यू लोग बता रहे हैं 16 आ रही है, T2 की वैल्यू 12 आ रही है और T3 की वैल्यू 20 आ रही है। क्या ये बात क्लियर है? टेंशन T1 T2 T3 की वैल्यूज आ रही हैं 16 12 20। काफी सारे लोगों का आंसर आया है। अभी देख लेते हैं क्या होगा इसका जवाब, जरा देखिएगा सवाल। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको यहाँ पे कितनी रस्सियां दिखाई दे रही हैं? 1 2 3। क्या 3 रस्सी दिखाई दे रही है? इसमें मान लो टेंशन T1 T2 T3। देखो T3 तो तुरंत ही निकल आता है। अगर आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किसका? 2 kg का अगर बेटा आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये तो आपको तुरंत ही पता चल जाता है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऊपर लगेगा T3, नीचे लगेगा mg। इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। क्या T3 की वैल्यू सीधे 20? ये भी नहीं हुआ क्या? क्या मेरे गरीब भाई बंधुओं से ये भी नहीं हुआ क्या? क्या ये बात समझ आ गई? T3 की वैल्यू 20। अब आ जाओ, अब आपको अगर T1 और T2 निकालना है ना, तो बेटा पता क्या करो, पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पॉइंट P एक छोटा सा पॉइंट है और इस पॉइंट P पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये आपका जंक्शन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट P पर T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है और T3 नीचे लग रहा है? क्या आप ये समझ सकते हैं? पॉइंट P एक मासलेस पॉइंट है। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं? क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि पॉइंट P ये जंक्शन है, एक मासलेस पॉइंट है और उस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? T1 T2 और T3। क्या मैं T3 की वैल्यू 20 निकाल चुका हूं? अब इसके आगे बताओ, इसके आगे क्या करना होता है? क्या पॉइंट P का कोई एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या? पॉइंट P रेस्ट पर है। क्या आपको कंपोनेंट करना आता है? कंपोनेंट का नाम सुनते ही एकदम से सुकून मिल जाता होगा। हाँ सर, ये तो आता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वाई के अलोंग भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए? जल्दी से फटाफट से बताओ, T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? क्या T2 cos 37, वर्टिकल कंपोनेंट T2 sin 37। सिमिलरली T1 के ये कंपोनेंट करना आपको आते हैं या नहीं आते हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है? एक्स एक्सिस के अलोंग T2 cos 37 है और T1 cos 53 है। क्या इन दोनों को बराबर कर दें? तो यहां से आपके पास पहली इक्वेशन ये आ जाती है। अभी आंसर नहीं आया। आपके पास कितने अननोन है अभी? नंबर ऑफ अननोन कितने हैं बेटा? 2। कौन कौन? T1 और T2। T3 तो आपको पता चल गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। मैंने इसमें क्या किया, राइट साइड वाले फोर्स को लेफ्ट साइड के बराबर कर दिया, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। क्लियर? अब क्या मैं यही इक्वेशन y के अलोंग भी लगा सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स y के अलोंग भी 0 होना चाहिए? y के अलोंग जल्दी से बताओ, ऊपर कौन कौन सा फोर्स आएगा? T1 और T2 दोनों के कंपोनेंट आएंगे जो कि T3 को बैलेंस कर रहे हैं। और T3 कितना है भाई? 20। जरा देखिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन आप लिखना जानते हैं क्या? sin 53 और sin 37 की वैल्यू पुट कर दी। देखो दूसरी इक्वेशन ये आ जाती है। क्या आपके पास दो इक्वेशंस आ गई? क्या आपके पास दो इक्वेशंस आ गई? मैंने सुना है कि आपको बचपन में ये पढ़ाया गया था कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिए हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या ये पढ़ाया गया था भाई? क्या पढ़ाया गया था कि नहीं? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इसके आगे तुम मुझसे सॉल्व नहीं करवाओगे।
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ कि T1 आ जाता है 16 न्यूटन और T2 आ जाता है 12 न्यूटन सॉल्व करने पर। ये सब तो आपको करना आता ही होगा। क्या इस तरीके से आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया होगा। क्या मेरे उम्मीद पे आप खड़े उतर रहे हैं? ये जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं ये बिल्कुल सच तो कर रहा हूं ना? अभी कर पाए हो कि नहीं? क्या आप कंपोनेंट में तोड़ना आता है? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। अब चलिए मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। बताइए, ये जो आपने देखा यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी ना भाई। 2 इक्वेशंस बनानी पड़ी, फिर उनको सॉल्व करना पड़ा। तो देखो अपन का क्या यार, देखो जब भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है तो फिर दिमाग चलता है कि भैया इसको छोटा कैसे किया जाए। तो देखिए आपको एक और तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका देखिएगा। सेकंड मेथड क्या आप लोग देखना चाहेंगे? क्या आप लोग सेकंड मेथड भी देखना चाहेंगे? ठीक है, चलिए सेकंड मेथड देखिएगा ध्यान से। आपने डायग्राम देख लिया, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। ये T2, ये T1 और नीचे लग रहा है 20। ठीक, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये एंगल आपको 53 दिया हुआ है ना, और ये एंगल आपको 37 दिया हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये T1 और T2 के बीच का ये वाला एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द T1 एंड T2? क्या 90 दिख रहा है आपको? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि T1 और T2 एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? अब एक बात बताओ, कोई कह करके गया था क्या तुमको? कोई सपने में तुम्हारे कोई जिंद आया था क्या जो कह करके गया था कि हमेशा एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेना और वाई एक्सिस को वर्टिकल लेना? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था। क्या मैं एक्स और वाई एक्सिस अपनी हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूं? ये जो लोग बड़ी बड़ी थ्योरम्स का यहाँ पे नाम लिख रहे हैं और मुझे ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये आता है, तो प्लीज ना करें, है ना। ये आप ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरम्स मुझे दिखा रहे हैं और ये सर के सामने अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं। इससे क्या है, मेरे सामने आपकी रेपुटेशन गिर और जाती है। मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब ये सर को बताना चाह रहे हैं कि क्या उनको आता है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, T2 के अलोंग जहां पे फोर्स लग रहा है उसको एक्स एक्सिस बोल दूं, और इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोल दूं जिसके अलोंग वाई फोर्स लग रहा है, तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? पहले ये बताओ, क्या मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ? अरे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जरा ध्यान से देखना। शर्त बस ये होनी चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, जो कि मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। या T1 और T2 के बीच का एंगल क्या तुम्हें 90 दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भाइयों? सवाल खत्म हो चुका है, ले जाओ भैया घर। एक्स जैसे ही चेंज किए सवाल खत्म हो गया। ये एंगल 37, तो ये वाला एंगल भी 37, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53। देखिएगा ये मैथ से। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बताओ आप किसका कंपोनेंट करोगे? क्या T1 और T2 का कंपोनेंट करोगे? क्या T1 और T2 का तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि T1 और T2 तो ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। किसका कंपोनेंट करोगे? क्या mg का कंपोनेंट करोगे? क्या तुम्हें mg का कंपोनेंट करना आता है? देखो जरा ध्यान से, इसके अलोंग कितना आएगा? अगर ये एंगल 53 दिया हुआ है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 53। मेरे हिसाब से 20 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 12। और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखें, 20 sin 53, ये हो गया 16। सवाल खत्म। क्या हम कह सकते हैं जो T1 की वैल्यू है वो 16 के बराबर होगी, क्योंकि नेट फोर्स y के अलोंग 0 होना चाहिए, और जो T2 की वैल्यू है वो 12 के बराबर होगी। ले जाइए भैया घर पे बोरी में भर करके सवाल। बताइए भाई, जो बड़ी बड़ी थ्योरम्स का नाम ले रहे थे, क्या उससे भी आसान है या नहीं? अरे नहीं आया मेरे गरीब भाई बंधुओं समझ में? क्या मैं एक्स और वाई एक्सिस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो ये दिमाग में ये बात रखना। अगर कभी ऐसा हो कि दो फोर्सेस के बीच में एंगल 90 दिख रहा हो,
ये आसान क्यों हुआ इस बार ये सवाल आपके लिए आसान क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस लेते हैं तो आपको T1 का भी कंपोनेंट करना पड़ा और T2 को भी कंपोनेंट करना पड़ा। क्या आपको उस केस में दो फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़े? लेकिन अगर आपने यहां पर इसे x और इसको y एक्सिस ले लिया तो अब आपको जो भी फोर्सेस दिए हुए हैं वो सिर्फ एक mg है जिसको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो mg का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 12, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 16, 12 बराबर T2, 16 बराबर T1। ले जाइए भैया घर पे झोली भर करके। क्या आगे बढ़ा जाए? क्या आगे बढ़ा जाए? दीप मनी पूछ रही है कि सर T3 कहां चला गया? धन्यवाद, आपकी नींद खुल गई मनी। बादाम खाया करो, बादाम खाया करो। ये तो हम T3 सबसे पहले ही निकाल चुके हैं। T3 तो हम बहुत पहले ही निकाल चुके हैं और T3 की वैल्यू 20 के बराबर आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अबे सिस्टम किसको कंसिडर करोगे? क्यों बे टोपीबाज हो क्या अंकित कुमार? एक ही बॉडी है उसमें क्या सिस्टम सिस्टम चिल्ला रहे हो यहाँ पे? चलिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, सवालों को सॉल्व करें, बहुत देर हो चुकी है आपको बकवास करते हुए। आगे अगला सवाल आपके सामने। फालतू की बातें करनी होती है। रचित बेटा कभी सॉल्व भी कर लिया करो जो सवाल दिए जाते हैं तुमको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक ब्लॉक है 1 kg का, ये एक ब्लॉक है 2 kg का और ये ब्लॉक है एक 1 kg का। और ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है बेटा। और ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आपसे टेंशन फोर्स पूछा जा रहा है स्ट्रिंग में कितना होगा और नॉर्मल फोर्स पूछा जा रहा है बी और सी के बीच में क्या होगा। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T1 है और सपोज नीचे वाली रस्सी में टेंशन T2 है। Then you have to find the value of T1 and T2. अभी पता चल जाएगा तुम्हारा हाल क्या है। मुझे इंडिविजुअल तीनों बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम बना करके बताओ। सॉल्व करो फटाफट। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके बताओ मुझे। अगर मैं सी की बात करूं, नॉर्मल फोर्स 15 आ रहा है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी 15 आ रहा है। जिन लोगों का आंसर 30 आ रहा है वो लोग गलत हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। मैं सी की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सी पर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे? सी पर कितने फोर्सेस लगेंगे? क्या सी बी के कांटेक्ट में है? क्या सी बी के कांटेक्ट में है? तो बी की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बी की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको मैंने लिख दिया एन। क्या ये बात समझ आ रही है? और एक और फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 10। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है बेटा 5। तो क्या मैं सी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं? सी के लिए क्या मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं? बताओ क्या लिखोगे? नॉर्मल माइनस 10 इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई? बहुत अच्छे। जिस तरीके से आपने सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, मेरा अगला सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, आप मुझे ये बताइए कि बी वाले ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे? इस बी ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे? जल्दी बताओ, अभी पता चल जाएगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बी पर टेंशन भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है और एमजी भी लग रहा है। देखो ध्यान से, क्या बी पर हम कह सकते हैं ऊपर की दिशा में टेंशन फोर्स होगा T2?
क्या नीचे की दिशा में होगा mg? इसके अलावा और कोई फोर्स है जो बी पे लग रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मेरा बी का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है और कोई फोर्स है? हाँ भाई, सी की वजह से भी तो बी पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना नीचे की दिशा में। अरे भैया, जब बी ने सी पे फोर्स लगाया तो सी भी तो बी पे फोर्स लगाएगा, एक्शन और रिएक्शन पे। क्या अब आपका बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है? अब जल्दी से बताओ कि बी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? 5। क्या आप इसके लिए इक्वेशन लिख पाएंगे? ऊपर वाला फोर्स कितना है? ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, T2। नीचे कौन कौन लग रहा है? N भी लग रहा है। N की वैल्यू कितनी है? 15 - 20 बराबर m इंटू ए। सवाल खत्म। यहां से आपकी T2 की वैल्यू आ जाती है 45 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ जाती है 45 न्यूटन। क्या किसी को समझ में आया ये? वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत शानदार। काफी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि उनसे ऐसे सवाल गलत नहीं हो रहे। अब मैं आ जाता हूँ ए पर। बेटा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं? जल्दी से बता दो। ए वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि 2 फोर्स लग रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ए पे 3 फोर्स लग रहे हैं। क्या ए ऊपर भी कनेक्ट है रस्सी से और नीचे भी कनेक्ट है रस्सी से? क्या ए के ऊपर 2 रस्सियां फोर्स लगा रही हैं? ऊपर वाली रस्सी में है टेंशन T1, नीचे वाली रस्सी में है टेंशन T2। T2 की वैल्यू कितनी है? 45। और एक और फोर्स जो आए शायद गायब कर दिए, mg। अरे mg भी तो लगेगा। अरे लगेगा ही नहीं लगेगा भाई? तो जल्दी से बताएं, एक्सेलरेशन आपको 5 दिया हुआ है। क्या आपको इक्वेशन लिखनी आती है? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए। क्या सवाल खत्म हो गया? क्या सवाल खत्म हो गया मेरे भाइयों? क्या मेरे हिसाब से आंसर 60 आ गया? तुम्हारा पता नहीं क्या आ रहा है। क्या ये खत्म हो चुका है? क्या ये खत्म हो चुका है? अगर सपोज जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने पहले नॉर्मल कैलकुलेट किया, देखना ध्यान से, फिर मैंने T2 कैलकुलेट किया, फिर मैंने T1 कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझसे यहाँ पे सारी चीजें पूछी थी या नहीं पूछी थी? टेंशन फोर्स भी पूछा था, नॉर्मल फोर्स भी पूछा था। लेकिन सपोज आपसे सवाल में, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कान खोल करके सुनिएगा भैया। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हो तेजस्वी लोगों? हाँ, देखो, अगर आपसे सवाल में सिर्फ ये पूछा जाता कि T1 का वैल्यू क्या है, सिर्फ ये पूछा जाता, आपसे T2 और B और C के बीच में नॉर्मल फोर्स पूछा ही नहीं जाता, तो क्या आप इतना लंबा मेथड करते? क्या ये बताओ, क्या आप पहले नॉर्मल निकालते, फिर T2 निकालते, फिर T1 निकालते? क्या आप इतना लंबा मेथड सॉल्व करते? क्या? अरे भैया, इतना टाइम थोड़ी है, RY सर की क्लास में पढ़ रहे हैं और इतना समय थोड़ी है कि एक सवाल हम 15 मिनट में करें। जल्दी से मुझे आप ये बताएं, अगर आपसे सिर्फ T1 की वैल्यू पूछी जाती, क्या मैं यहाँ ABC, क्या तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम ले सकता हूँ? क्या तीनों को एक डब्बे के अंदर बंद कर दूं? और उस डब्बे का मास कितना होगा? उस डब्बे का मास बताओ जल्दी से कितना होगा? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? 4 kg होगा। तो मैं इस सवाल को ऐसे कर सकता हूँ कि देखना ध्यान से, डब्बा बनाया भैया, उस डब्बे का टोटल मास 4 kg। डब्बे के ऊपर क्या है? अरे डब्बे के ऊपर क्या है? रस्सी। उस रस्सी में टेंशन क्या है? T1। क्या नीचे mg भी लगेगा? क्या आपको पता है एक्सेलरेशन 5 है? जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या लिख दोगे? T1 - 40 बराबर m इंटू ए। ये ले जाओ भैया घर पे, बोरी भर के मिल रहा है भैया, एक ही स्टेप में जवाब आ रहा है। T1 की वैल्यू देखते ही आ गई। क्या आपने इतने स्टेप्स लगाने? समझ में आया सिस्टम का क्या फायदा है? क्या ABC तीनों का एक्सेलरेशन सेम है? याद करो कल की क्लास, जब मैं बहुत प्यार से एक एक स्टेप बता रहा था तो कुछ बिल्लू भैया लोग उछल रहे थे कि सर क्यों बता रहे हैं, इसी दिन के लिए बता रहा था। मैंने कल ही बोला था कि NLM खत्म हो गया है, अब सिर्फ औपचारिकता है बाकी। क्या ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं तुम्हें? सिस्टम लेते समय क्या हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? क्या अभी तीनों का एक्सेलरेशन सेम है या नहीं? अरे भैया सॉल्व कर पाओगे? क्या ऐसे सवाल तुम्हारे लिए चूरन है या नहीं है? जल्दी बोलो, क्या आगे बढ़े?
क्या आप सवालों की लड़ी लगा दें भाई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद? चलिए बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं भाई क्या कर पाओगे। आगे अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, सवाल आ गया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल को पढ़िएगा जल्दी से, एकदम जोश हाई रहना चाहिए, सटासट सटासट फटाफट सवाल सॉल्व करते जाएंगे। देखिएगा सवाल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्मूथ है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक। यहाँ पर ये 3 ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं, ABC। यहाँ पर A और B ब्लॉक के बीच में एक रस्सी कनेक्ट की गई है, तो मान लो इस रस्सी में टेंशन है T1, और B और C के बीच में भी एक रस्सी कनेक्ट की गई है जिसमें मान लो टेंशन है T2। क्लियर? और यहाँ पर 1 kg वाले ब्लॉक पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया 30 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया बेटा? 30 न्यूटन, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ये तीनों ब्लॉक चलेंगे, ये बात समझ आ रही है आपको? अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको T1 और T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और नेट फोर्स ऑन द ईच ब्लॉक। समय शुरू होता है आपका अब। 1 मिनट से ज्यादा नहीं देता मैं ऐसे सवालों में। 1 मिनट में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हथियार गिरा देना और हाथ ऊपर कर लेना। 1 मिनट में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हथियार गिरा देना भैया। अब मेरे पास समय नहीं है इतना देने के लिए, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 1 मिनट के अंदर ऐसे सवाल सॉल्व कर देते। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, वंडरफुल भाई वंडरफुल। एक्सेलरेशन आ गया है लोगों का, टेंशन भी निकाल रहे हैं। आंसर, एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 की वैल्यू आ रही है 15, और T2 की वैल्यू आ रही है 5 × 5 25। खत्म। चलिए, क्या मैं सॉल्व करना शुरू करूं? मुझे उम्मीद है आप लोग भी सॉल्व कर चुके हैं, क्या मुझे भी सॉल्व कर देना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, क्योंकि बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए? क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए? बहुत अच्छे। सबसे पहले बेटा मैं 1 kg की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ? 1 kg की, जो आप देख पा रहे हैं। क्या मैं आपसे सबसे पहला, मुझे पहले ये बताओ, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 kg पर टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं, बस मेरे सवाल का जवाब दे। 1 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं? ये जो 2 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो नॉर्मल और mg को भूल गए हैं। जरा ध्यान से देखना, क्या 1 kg पे आगे के डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स होगा? 1 kg के पीछे जो रस्सी लगी हुई है, क्या उसमें टेंशन T2 है? तो जहां पे रस्सी लगी हुई है वहां पे टेंशन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? अवे फ्रॉम द बॉडी, T2। अरे लगेगा या नहीं लगेगा? क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है? ये बताओ जल्दी से। क्या सिर्फ ये 2 ही फोर्स हैं या और कोई भी फोर्स है? अरे है भैया, mg भी लगेगा। और ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो सरफेस है उस सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से, उस सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या नॉर्मल भी लगेगा? क्या इतनी बात समझ आई? पहले ये बताओ, ये फ्री बॉडी डायग्राम किसी को समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लोग बोल रहे थे 2 फोर्सेस लगेंगे, क्या उनको ये बात समझ में आई कि नॉर्मल और mg क्या तुमने जेब में रख लिया क्या? अब एक बात बताओ मुझे, मान लो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है, ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा। देखो, मुझे इस समय y डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि मूव कैसे कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो na बराबर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा? 10। जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू तो सीधे सीधे 10 हो जाएगी। मुझे मतलब है सिर्फ उन फोर्सेस से जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? जल्दी बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या 30 माइनस T2 बराबर m इंटू ए लिखोगे? इक्वेशन नंबर 1। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है?
30 माइनस T2 बराबर m इंटू ए। बहुत बढ़िया। अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ अदर इक्वेशंस को भी। अब मैं क्या ना फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा, बस इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ। 2 kg पे आगे कितना फोर्स लगेगा T2, पीछे कितना फोर्स लगेगा T1, और आगे की तरफ होगा एक्सेलरेशन ए। ठीक है, मैंने नॉर्मल और mg को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। बताना इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी से। T2 माइनस T1 इक्वल टू m इंटू ए। क्या आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई? क्या जिस तरीके से 2 kg के लिए लिखा है, क्या उसी तरीके से आप 3 kg के लिए भी लिख पाएंगे? मुझे इक्वेशंस लिख करके बताओ, आंसर क्या आया उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। क्या T2, मैं सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो एक्सेलरेशन की दिशा में है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा T2 बराबर 3 इंटू ए? ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? ये सॉरी, ये T2 नहीं है, ये T1 है, क्षमा चाहूंगा। ये T2 नहीं है, ये क्या है? T1 है। क्या अभी मैंने सही लिखा है? ये देख लो, मैंने सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को अभी रिप्रेजेंट किया है। मैंने हर इंडिविजुअल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। पहले ये बताओ, ये समझ में आया इक्वेशंस लिखना? तो अब मैं यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? जैसे ही तुम तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, सीधे यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा? 30 बराबर 6a, एक्सेलरेशन आ गया 5। क्या पहला पार्ट हो गया? क्या पहला पार्ट हो गया मेरे भाई? तीनों इक्वेशंस को ऐड करते T2 T1 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या हमारे पास T1 और T2 दोनों आ जाएंगे? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो देखो T1 कितना आ रहा है? 15 न्यूटन, और T2 बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा? T2 कितना आ रहा है? हाँ देवान सिंह, तुमने सीधा कर दिया तो ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं कर दी है, ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ उसे सीख लो, यहाँ ओवर स्मार्ट मत बनो तुम, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि सर टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। जो सिखाया जा रहा है उसको नहीं सीखते, ओवर स्मार्ट गिरी दिखाते हैं आप। क्या इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया? क्या आपको T1 और T2 निकालना आ गया? बहुत बढ़िया। देखो ये है मेरा बेसिक मेथड जो कि हर किसी को आना चाहिए, जो कि हर किसी को आना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा बिल्कुल 2 kg और 3 kg पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। यस राज, मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? मैं सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। लो यार तुम लगा लो यार नॉर्मल, वो तो तुम गधे एक नंबर के। ये ले, खुश हो जा, ले जा घर पे अब इसको भर के झोली में। क्लियर? अब आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। देखिएगा ऐसे सवालों को एक चुटकी में सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है जरा बताएंगे इन वैक्यूम? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड से भी तेज करेंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे देखिएगा। एक बात बताओ, मैं आपसे पहला सवाल, ये आपको समझ में आ रहा है इन तीनों का एक्सेलरेशन मैंने सेम क्यों लिया? ये बताओ मैंने इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया? मेरा पहला सवाल ये है। क्या ये तीनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं? और रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, वो इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। लोग कह रहे हैं इसलिए लिया क्योंकि सरफेस स्मूथ है। अरे पागल हो गया बिल्कुल ही। इसीलिए लिया है क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो तीनों का एक्सेलरेशन अभी सेम होगा। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन इससे कम या ज्यादा होता तो भैया गड़बड़ हो जाती ना। फिर तो या तो रस्सी की लेंथ इंक्रीज होती या फिर रस्सी स्लैक हो जाती। इसीलिए मैंने यहाँ तीनों का एक्सेलरेशन सेम लिया। क्लियर? पहली बात, आइडियल स्ट्रिंग है इसलिए तीनों का एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो डिब्बे के अंदर बंद कर सकता हूं? क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम मान सकता हूं?
तो सेकंड मेथड सुनिएगा, इन सबको करो डब्बे के अंदर बंद। डब्बे का टोटल मास 6 kg, डब्बे पे बाहर से फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। जल्दी से बताओ, एक्सलेशन निकालना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना 30/6। ये लो भैया घर ले जाओ अपने। क्या आ गया आंसर? क्या आंसर आ गया मेरे भाई बंधु? क्या तुरंत आंसर आ गया सिस्टम मान करके? जैसे डब्बे के अंदर बंद किया सारे फोर्सेस T1 T2 तो इंटरनल फोर्स हो गए। ये बात समझ आ रही है? जैसे ही इसको डिब्बे के अंदर बंद किया तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में T1 T2 तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो डिब्बे के अंदर है। डिब्बे के बाहर कौन है? सिर्फ 30 न्यूटन है। क्लियर? अब देखो T1 निकालना था तो वो तो आप डायरेक्टली इसकी इक्वेशन बना के निकाल सकते। मान लो सिर्फ आपसे सवाल में T2 पूछा जाता। क्या पूछा जाता? T2 पूछा जाता, तो आप क्या करते? क्या मैं यहाँ पे इस पूरे को 3 kg + 2 kg को अपना सिस्टम मान सकता हूँ? जल्दी से बताएं, क्या सिर्फ 3 + 2 को अपना सिस्टम मान सकता हूँ? अगर मैं 3 + 2 को अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो बताओ डिब्बे का टोटल मास कितना होगा? क्या 5 kg होगा? उस 5 kg के बाहर एक्सटर्नल कौन है? क्या एक्सटर्नल उस समय T2 है? एक्सेलरेशन निकाल चुके हो 5। क्या तुम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो T2 = m × a? ये लो भाई, क्या सवाल सॉल्व हो गया? क्या सवाल सॉल्व हो गया भाई? समझ में आया तरीका क्या था? देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके सामने आज के बाद इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? पूरे का एक्सेलरेशन निकाल दो। क्या निकाल दो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? एक्सेलरेशन जैसे ही आया क्या सवाल खत्म हो गया? ओहो हो, इसका एक पार्ट तो रह ही गया, नेट फोर्स। पता है आपको, बच्चों से जब भी नेट फोर्स पूछा जाता है तो बच्चे फिर से फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। मैंने कहा जब भी नेट फोर्स पूछा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम को मारो गोली, क्योंकि नेट फोर्स तो वैसे भी हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। क्या नेट फोर्स बराबर m × a होगा या नहीं होगा? तो क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या तुम्हें? अगर तुमसे ए ब्लॉक पे नेट फोर्स पूछा गया, नेट फोर्स, तो सीधे सीधे हम बोल देंगे 5 न्यूटन m × a। अगर आपसे बी पे नेट फोर्स पूछा गया, बी पे नेट फोर्स, बी का मास कितना था 2 kg, तो 2 × 5 कितना हो गया 10 न्यूटन। सी पे नेट फोर्स, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन 15 न्यूटन। क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ। भारद्वाज जी पूछ रहे हैं एमए क्यों करेंगे? बेटा न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया करो भारद्वाज जी, क्यों बेइज्जती कराते रहते हो अपनी? अगर नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी थी? हमें यहाँ पे नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक पूछा गया है। हर ब्लॉक पे लगने वाला जो भी नेट फोर्स होगा वो m × a के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से फटाफट करें, अब मैं समय नहीं लूंगा। जल्दी भाई जल्दी। वंडरफुल। एक्सेलरेशन 2 आ चुका है। यहाँ जो सी पार्ट में आपसे पूछा गया ना, वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक पूछा गया। ठीक है, ईच ब्लॉक का मतलब है ए ने बी पे जो फोर्स लगाया होगा या बी ने ए पे जो फोर्स लगाया होगा। जल्दी से बताओ, सबसे पहले बी पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूँ ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? मेरा तो आंसर आ गया, क्या आप लोगों का भी आंसर आ गया? मेरा तो आंसर आ चुका है, क्या आप लोगों का भी आंसर आ गया? जल्दी से बताओ, क्या इस पूरे को मैं एक सिस्टम ले सकता हूँ? अगर ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्या इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दें? इस डिब्बे का टोटल मास कितना है?
8, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 16, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 बराबर 8 इंटू 8, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो भैया बी पार्ट खत्म, क्या बी पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब क्या करते हैं, एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, बी वाले का, अभी पता चल जाएगा तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आया या नहीं आया। बी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 4। ये 4 वाले कौन है भाई, ये 4 वाले कहां है, एक घर से लाके लगाया क्या तुमने, 3 लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो देखो एक तो ग्राउंड सरफेस से लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक, नीचे क्या लग रहा है mg, और एक ए वाले ब्लॉक ने लगाया होगा फोर्स इसके ऊपर जिसको बोल दिया n1। मेरे हिसाब से तो 3 लग रहे हैं। तो मैं ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे सपोज इसको बोल देते हैं ns3 सरफेस। देखो वाई डायरेक्शन में तो ये मूव ही नहीं कर रहा, तो वाई डायरेक्शन में तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ns3 बराबर तो 30 हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आया, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ इस पे n1 फोर्स है, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग इस पे सिर्फ n1 फोर्स है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ क्या n1 बराबर m into a and this is what 6। oh my god, वाओ सर, ऐसा लग रहा है कि हम ही भगवान हैं सर। पता नहीं मुझसे आज सारे सवाल हो रहे हैं, क्या ऐसा ही है क्या तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया, 3 kg का बना लिया। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना पाओगे। 5 kg पे कितने नॉर्मल फोर्स, सॉरी कितने टोटल नंबर ऑफ फोर्स लगेंगे। 44 कौन बोल रहा है बे, अच्छा गलती से टाइप हो गया है, 2 बार 4 टाइप कर दे, मतलब 44 फोर्स। हाँ? लगता है 40 फोर्स तो इनके अंतर्यामी शक्तियों से लग रहे हैं क्या। हाँ अब देखिएगा इसका एक्सेलरेशन भी सेम ए, हाँ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। यहां से एक तो पहले 16 न्यूटन लग रहा है पहला फोर्स, ग्राउंड सरफेस से एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स जिसको मैंने बोल दिया NS5, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर वाला फोर्स तो नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। और आपको बताओ इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है भाई है। जो 5 ने 3 kg वाले पे लगाया था, 3 भी तो 5 kg पे लगाएगा, इसका रिएक्शन कहाँ गया, डर ले गए क्या इसके रिएक्शन को, ये भी तो लगेगा भाई। और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 2, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर है n1 की वैल्यू आपको पता है, तो मेरे हिसाब से 1 मिनट, हम क्या निकाल रहे थे इसमें, निकाल तो कुछ भी नहीं रहे, बस फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया था, निकाल तो हम सब कुछ चुके हैं। क्लियर भाई, बस हमने तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, निकाला तो सब कुछ हमने है। क्या हमारे पास सारे पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। अब सुनिएगा, बिल्लू भैया को आज बहुत मजा आ रहा था, सवालों का आनंद ले रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पहली बार सबके सवाल दिए हुए उनसे तुरंत बन रहे हैं। तो बिल्लू भैया ने कहा कि सर से एक सवाल पूछा जाए। मैंने कहा हाँ बेटे बताओ। उसने कहा सर आपने इस केस में बोथ ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम क्यों ले लिया। बिल्लू रॉक्स आर वाई शॉक। सुनिएगा भाई ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा पूछे हैं, सवाल बहुत अच्छा पूछे कि सर आपने इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों ले लिया। मैंने कहा देख भाई ध्यान से सुन, अगर मैं सेम नहीं लेता, मैंने कहा तेरी बात मान लेता हूं, मैंने कहा तेरी बात मान लेता हूं, अगर पीछे वाले का एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन बी से ज्यादा होता तो क्या ये दोनों एक साथ चलते, नहीं चलते। अगर पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो वो उसको तोड़ के उसके अंदर एंटर हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार आ रही थी, पीछे से ट्रक आया, ट्रक बड़ी स्पीड में था, कार को तोड़ के आर पार निकल गया, जो कि संभव नहीं है। दोनों सरफेसेस एक साथ चल रही हैं इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, पहली बात।
अगर आगे वाले का एक्सेलरेशन पीछे वाले से ज्यादा होता तो ये दोनों कांटेक्ट में कहाँ होते, भाग जाता। अरे भाग जाता है, नहीं भाग जाता। मान लो आगे वाले का एक्सेलरेशन पीछे वाले से ज्यादा होता तो आगे वाला भाग जाता। इसलिए अगर दो चीजों को कांटेक्ट में रहना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर किसी एक ने अपना एक्सेलरेशन बढ़ाने या घटाने की कोशिश करी तो ये दोनों लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। क्या मेरी बात को आप फील कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से? क्यों मेरे भाई बंधु, क्या मेरी बात समझ? बिल्लू भैया को जैसे ही हमने ये बात बोली ना कि अगर साथ में रहना है तो साथ साथ चलना है, बिल्लू भैया ने कहा बस सर, फील आ गई सर, अंदर तक फील आ गई, नीचे तक उतर गई सर, बस सर बस, थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम से चरणों में पड़ गए कि गुरु जी आपकी कृपा में, आपकी कृपा मिल गई, जीवन का कल्याण हो गया। क्योंकि बेटा वो दोनों कांटेक्ट में चल रहे हैं ना, साथ साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगला सवाल कर दोगे? अब देखो मैं मेरे को 1 मिनट का समय बस, टाइम शुरू, टिक टिक टिक। यस, 1 मिनट 75 पैसे का सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। पहला पार्ट भी सॉल्व करना है, दूसरा भी सॉल्व करना है, पहला निकाल के खुश हो गया आगे। देखो अभी इस समय हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खत्म खत्म। क्या तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? क्योंकि तीनों कांटेक्ट में है। अगर तीनों कांटेक्ट में तो साथ साथ चलेंगे भाई। अगर साथ साथ चलेंगे, क्या इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दूं? डिब्बे का टोटल मास, डिब्बे का टोटल मास जल्दी बताओ कितना है? 10 3 2 15 केजी। एक्सटर्नल फोर्स 90 न्यूटन। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन? क्या यहां से सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई? पहला पार्ट खत्म। क्या आप लोग भी इतनी रफ्तार से कर पा रहे हैं जितनी रफ्तार से मैं बता रहा हूं? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा? इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, मान लो इस ब्लॉक के नाम रख देते हैं ए, बी और सी। तो एक बात बताओ, क्या मैं सी के लिए, देखना ध्यान से, सी की बात कर लेते हैं, 2 kg। देखो मैं सी पे जो सरफेस से नॉर्मल लग रहा होगा, जो mg लग रहा होगा, उसको नहीं दिखा रहा। मैं सिर्फ अभी उन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, क्योंकि उन्हीं का यूज है। क्लियर? तो देखो इसका एक्सेलरेशन आगे की दिशा में कितना है? 6। मुझे एक बात बताओ, सी वाले ब्लॉक पर एक्स एक्सिस के अलोंग इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बी से लगने वाला नॉर्मल फोर्स? क्या बी सी को धक्का दे रहा होगा? अरे भैया बी सी को धक्का दे रहा होगा तो धक्का देने का मतलब क्या वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा? और अगर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा तो जल्दी से इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? क्या इसके अलावा 2 kg पर एक्स एक्सिस के अलोंग और कोई फोर्स है? नहीं है। लिखो जल्दी से इक्वेशन, n1 बराबर m इंटू ए, 12। ये लो, खत्म हो गया। या जिस तरीके से आपने n1 निकाला उसी तरीके से आप आइदर ए ब्लॉक या बी ब्लॉक किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप दूसरा फोर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं 3 kg की बात कर लेता हूं, देखिएगा 3 kg का, 3 kg का एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में 6। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 3 kg पर एक्स एक्सिस के अलोंग, सवाल सुन लेना, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्सेस हैं? टोटल फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 फोर्स हैं पक्का। कौन कौन से फोर्स हैं वो? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये बी जो है वो बीच में फंसा हुआ है, उस पर सी भी फोर्स लगाएगा और ए भी फोर्स लगाएगा। ये बात समझ आ रही है? सी की वजह से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा और ए की वजह से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, वंडरफुल। 2 kg पर नॉर्मल फोर्स था n1, तो क्या इसका रिएक्शन इस पे इस दिशा में लग जाएगा? ये n1 होगा इस दिशा में। ये n1 किसने लगाया है?
मैंने लगाया, मारूंगा पकड़ के नाला। देखो मैंने पूछा N1 किसने लगाया, तो कह रहा आपने लगाया। फिजिक्स के स्टूडेंट हो यार, आर्ट्स वालों की तरह आंसर क्यों देते हो यार तुम? मैंने नहीं लगाया भैया, CKG वाले ब्लॉक ने लगाया है, मैं क्या करूंगा लगा के। क्या इस पर यहाँ पर 1 kg सॉरी ए ब्लॉक की वजह से भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो आगे की दिशा में होगा? ये बात समझ आ रही है कि जो ए ब्लॉक है वो यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी क्या इधर लगेगा? बहुत बढ़िया। क्या इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलोंग और कोई फोर्स है? क्यों मेरे भाई? नहीं है। इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है दिस इज N2 माइनस N1 बराबर M इंटू ए। कितने आराम से स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतने आराम से सवाल सॉल्व करता हूं? सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए अपनी स्पीड को 1/10 कर रखा है मैंने। जल्दी से बताओ यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या आ गई? क्या तुम्हारे पास N2 की वैल्यू 30 आ गई? एक बात बताओ, अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाता नेट फोर्स ऑन ए, बी और सी, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, क्या निकाल पाते? अगर नेट फोर्स किसी भी ब्लॉक पे पूछा जाता, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, क्या बता पाते? चलो ये सी पार्ट है आपका। अरे क्या हुआ भाई? सी पार्ट, सी पार्ट है। नेट फोर्स बताओ ए ब्लॉक पे कितना होगा? नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक जल्दी बताओ कितना होगा? क्या सॉल्व हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 10 है, एक्सेलरेशन 6 है, 60। बहुत बढ़िया। नेट फोर्स ऑन बी ब्लॉक बताना जल्दी से। 3 इंटू 6 18। कॉपी में लिख रहे हो या हवाबाजी कर रहे हो? 10 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा सर ने क्या बताया था। 2 इंटू 6 12। क्या खत्म? क्या खत्म? 60 18 12 नेट फोर्स। और कभी चेक करना हो ना कि ये सही निकाले या नहीं निकाले हैं, तो क्या करना है, इन तीनों को सम कर लेना। देखो इन तीनों का सम 90 आना चाहिए, जो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स था। कभी चेक करना हो कि तुमने नेट फोर्सेस हर ब्लॉक पे सही निकाले या नहीं निकाले हैं, तो इंडिविजुअल हर ब्लॉक पे निकाल के सबका सम करना, वो एक्सटर्नल के बराबर आना चाहिए। बहुत अच्छे। क्या आगे बढ़ाया जाए भाई? क्या सवाल करने के लिए तैयार हो? क्या इसी तरीके के और भी बोरी भर के सवाल दिए जाएं? अच्छा दिए जाएं। एक और सवाल ले। बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग आज पहली बार सवालों के जवाब दे रहे हो। ये लीजिए सवाल। 3 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक, आगे लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, पीछे लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी। ठीक है, ब्लॉक ए का मास है 3 kg, ब्लॉक बी का मास है ये। यहाँ पे बीच में रस्सी में टेंशन है T। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए पार्ट। ए पार्ट क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बी पार्ट टेंशन इन स्ट्रिंग। मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, आपकी तरफ से पता नहीं कब तक खत्म होगा। वाह यार वाह, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। क्या तुमने मेरे साथ रह करके मेहनत करना सीख लिया है क्या? मुझे लग रहा है तुमने वो टेलीग्राम पे मैंने वीडियो भेजा था वो देख लिया, इसलिए इतना मोटिवेशन हाई हो गया तुम्हें आरवाई सर के साथ रहने का। नहीं तो पहले तो तुम मुझे उल्टा ज्ञान देते थे। क्या बात है यार, मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा। मुझे लग रहा है वो अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पे जो वीडियो वीडियो भेजता रहता हूँ वो तुम देखते रहते हो। हाँ, कल मैंने पूछा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उसमें एक ऑप्शन था जिंदगी मजे ले रही है। हाँ क्या भाई, तुम्हारी जिंदगी मजे ले रही है? हाँ? ओके शानदार। पहले वाले का आंसर लोगों का आ रहा है 6 और दूसरे वाले का आ रहा है 38। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा। ऑब्वियस सी बात है ये
इस तरीके से सरफेस को रखा होगा, ठीक है। सरफेस नहीं बना रहे क्योंकि वो काम का नहीं है, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। एक बात बताओ, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम, का इसको हम डब्बे के अंदर बंद कर दें भैया? का है भैया, जल्दी बताएं, क्या डब्बा बुब्बा बनाना आता है तुमको? लेकिन यार फोर्स आगे भी लग रहा है पीछे भी लग रहा है, ये किधर जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा? जिस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा उधर जाएगा। तो बताना नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो आप नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखेंगे? 50 आगे 20 पीछे। नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। मेरे हिसाब से एक्सीलरेशन आ जाता है यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? क्या आपके पास ये सवाल का आंसर आया या नहीं आया? जरा ध्यान से देखना, आगे कितना फोर्स है 50, पीछे कितना फोर्स है 20, तो 50 माइनस 20 30 बराबर टोटल मास m इंटू ए। क्लियर? खत्म हो गया। एक्सेलरेशन आ गया। अब मान लो टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इंडिविजुअल आइदर ए या बी किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या इस पूरे डिब्बे का एक्सेलरेशन आगे की दिशा में 6 है? क्या इस पूरे डिब्बे का एक्सेलरेशन आगे की दिशा में 6 है? अब देखना, मैं बताओ किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जल्दी बताओ। ए का बनाओ या बी का? तुम बोलो उसका बना दूंगा। ए का बना लो, कुछ लोग कह रहे हैं बी का बना लो, तुम जिसका चाहो उसका बना लो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। जैसे कि मैं ए का बना लेता हूं। ए पे पीछे की दिशा में फोर्स कितना लग रहा है? पीछे कितना फोर्स है? 20 न्यूटन। आगे क्या लग रहा है? रस्सी में टेंशन टी, एक्सेलरेशन आगे की दिशा में 6। क्या तुम इसके लिए इक्वेशन लिख पाओगे? क्या तुम इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख पाओगे? जल्दी बताओ क्या लिखोगे? टेंशन -20 बराबर 3 इंटू 6। मेरे हिसाब से टेंशन 38 आ रही है, शायद तुम्हारा भी 38 आ रहा हो। एकदम बिल्लू भैया ने कहा मैंने तो सर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं सर मेरा सच में गलत आ रहा है। मैंने कहा अरे नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। सर आप बना के दिखाओ ना, फिर आप क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने कहा रुक जा, वैसे भी कर देते हैं। उसने कहा ए का बनाओ। मैंने कहा लो भाई ए का बना लेते हैं। क्या ए का मास 2 kg है भाई? सॉरी बी का है ना, बी का मास कितना है? 2 kg। आगे लगने वाला फोर्स कितना है इस पे, जल्दी बताओ? 50। पीछे क्या लग रहा है? टेंशन। जल्दी से बताओ क्या एक्सेलरेशन इसका 6 है? बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? 50 माइनस टी बराबर m इंटू ए। आप कैसे भी सॉल्व कर लें आपका जवाब हमेशा सही आएगा। 30 खत्म हो चुका है। देख लो, आप चाहे एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टेंशन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है आपने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। और आपको एक और बात यहाँ से समझ में आ गई होगी कि टेंशन पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या इस तरीके के हलवा सवाल सॉल्व कर पाओगे? क्या ऐसे सवाल और दे दिए जाए कर पाओगे? एक और सवाल दिया जाए क्या? क्या एक और सवाल दिया जाए क्या भाई लोगों? इसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है भाई? एक और सवाल देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 3 kg का ब्लॉक, ये एक 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। ये इस तरीके से हवा में ऊपर तरफ है, ऊपर की दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन, और नीचे की दिशा में जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, ये इस तरीके से हवा में है, हवा में, समझ रहे हो ना? ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। क्या फाइंड करना है? वही जो ऊपर किया था, फाइंड। पहला पार्ट आपको पता चली क्या होगा? एक्सेलरेशन। और दूसरा पार्ट क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। किसी का आंसर 14 तो नहीं आ रहा है? अगर आपका आंसर 14 आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत है। अगर किसी का आंसर 14 या 16 आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है भैया, पहले ही बता दे रहे हैं। क्या आपका आंसर 16 आ रहा है? 16 वाले कितने? 16 वाले भी गलत है, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है।
ये जो फोर्स लगाया गया है ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, पहले तो इस बात को दिमाग में रखो। 16 वाले गलत हैं। मैं आपको बता दूं, आपने पता है क्या गड़बड़ कर दी है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दें? आप ये mg लगाना तो भूल ही गए। mg क्या तुम्हारे घर वाले आके लगाएंगे क्या? क्यों बे? टोटल मास कितना है? 5 kg। ऊपर जा रहा है, वाई डायरेक्शन में mg लगेगा। काहे कौन लगाएगा बे? क्या यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस डिब्बे का टोटल मास 5 kg है तो 50 न्यूटन भी लगेगा? कसम से बताना, सही सही बोलना, भूल गए थे ना? सच सच बोल दो, क्या जा रहा है? कोई बात नहीं, भूल गए थे ना? इसलिए दिया ना मुझे सवाल, इसलिए मैंने दिया था कि देखना चाह रहा था तुम। क्या ये भी लगेगा? अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना है? क्या 100 माइनस 20 है क्या? नहीं भाई, एक्सटर्नल फोर्स होगा 100 माइनस 70 बराबर m इंटू ए। सर आपके हर सवाल का आंसर 6 ही क्यों आ रहा है? सर आपका हर बार एक्सप्लेनेशन 6 आ रहा है। अगली बार से तो सर मैं बिना सॉल्व किए 6 लिख दूंगा। क्या ऐसा है क्या? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा इस तरीके का लिया है कि आंसर 6 आ जाता है बार बार। ये नहीं है कि सर ने सवाल दिया लिख दो सर 6 ही आएगा। क्या ये सॉल्व हो गया? एक और पार्ट बचा हुआ है, टेंशन फोर्स। क्या आप टेंशन फोर्स बता पाएंगे? कैन यू टेल मी द टेंशन फोर्स? टेंशन फोर्स निकालने के लिए आप किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। आप चाहें तो बी का बना सकते हैं, आप चाहें तो ए का बना सकते हैं। ए का बना लेते हैं। यार टेंशन फोर्स तुम लोग गलत बता रहे हो यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बताओ इस पे ऊपर कितना फोर्स? 100। रस्सी में टेंशन कितनी थी? टी। इधर टेंशन कहाँ लगेगी? नीचे, टेंशन टी। हो गया। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या इस पे? हाँ भाई लगेगा, mg भी तो लगेगा। mg लगाना भूल जाते हो तुम लोग। 30। एक्सलेशन निकाल चुके हो, कितना आ रहा है बेटा? 6। क्या तुम इक्वेशन लिख सकते हो इसके लिए? 100 माइनस टी माइनस 30 बराबर 3 इंटू ए। 3 इंटू ए। मेरे हिसाब से मेरा सॉल्व हो गया। 70 माइनस 18 52 आ रहा है। काफी सारे लोगों ने आंसर सही भी बताया था। वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग जवाब दे रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस यार। काफी लंबे समय बाद मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट दन दनादन जवाब निकाल रहे हैं। बेटा ये जो 100 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है ना, ये बाहर से फोर्स लगा है। मान लो जो बिल्लू है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। और बिल्लू का जो छोटा भाई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, ठीक। यूनिट में लिखता नहीं हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फोर्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होगी। क्या क्लियर है भाई लोगों? क्या दन दनादन अगर आज आपको बोरी भर के सवाल दिए जाए तो करके ला पाओ? घर से कर लाओगे? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब डिस्कशन पर आते हैं। रेस नंबर 26 ओपन करें फटाफट, डिस्कशन स्टार्ट करें भाई। बोरा भर के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, बोरा भर भर के लाद दिया जाएगा तो बोरा तुम्हारे ऊपर। देखो ये कोई स्टूडेंट लिख रहा है कि सर हमारी केबीपीवाई की वर्कशॉप है। देखो भैया मुझे तुम्हारी वर्कशॉप से कोई लेना देना नहीं है। मेरा फोकस है 2023 में टॉप रैंक निकलवाना। अब तुम उसके अलावा क्या करते हो, वर्कशॉप करते हो, जे करते हो, वो करते हो, तुम जानो यार, ठीक है। मेरा फोकस क्लियर है। मैं ज्यादा लाइफ में लफड़े नहीं पालता कि केवीपीवाई भी करेंगे, एनटीएससी भी करेंगे, ओलंपियाड भी करेंगे। अपन सिर्फ एक ही चीज करेगा और जबरदस्त तरीके से करेगा, एकदम बुलंद होकर के करेगा, टॉप रैंक निकालेगा बस। और कुछ नहीं करने का आपने। चलिए रेस नंबर 26 ओपन कर लीजिए सभी लोग। रेस नंबर 26। इसमें ये पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया ना, इसमें आपकी नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, ये सब लिखा हुआ है ना। यहाँ पर पीछे से शुरुआत करेंगे।
क्योंकि शुरुआत वाले क्वेश्चन तो हलवा है, पीछे वाले क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, 10 से उल्टा चलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है उल्टा चलने में? क्योंकि मुझे लगता है पहले जो अच्छे सवाल हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तुम तो सारी पूछोगे नालायक को, मैं जानता हूँ तो मैं तुम्हें तो सारे पूछने, लेकिन जो मेजर डाउट्स होते हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे। रेस नंबर 26 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। एक बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, टोटल 6 फोर्स लग रहे हैं। इफ 3 of these forces are reversed, the particle still remains in the equilibrium. अगर इनमें से कोई 3 फोर्सेस को रिवर्स कर दिया जाता है तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या नेट फोर्स का जीरो होना? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन तीनों को क्या 6 फोर्स लग रहे हैं, क्या 6 फोर्स का वेक्टर समेशन इस तरीके से लिख करके क्या जीरो किया जा सकता है? ये बताओ, ये बात समझ आई? अब बोला कि 3 फोर्स रिवर्स कर दिए, रिवर्स का मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। मान लो ये 3 फोर्स आपने रिवर्स कर दिए तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो पता है वो क्या कहना चाह रहा है? इस बात को समझो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर रिवर्स कर दिए, रिवर्स का मतलब -F4 -F5 -F6 बराबर 0। क्या आप समझदार हैं? आपको ये समझ में आ रहा है कि इस वाले टर्म को अगर आप राइट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर समेशन F4 प्लस F5 प्लस F6 के बराबर होगा। ये बताओ कितना समझ आया कंक्लूजन की नहीं आया? ये बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है? ये तो मैथ्स है, बिल्कुल मैथ्स। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ो, इफ एनी ऑफ दीज 6 फोर्सेस इज रिमूव इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी 2 फोर्सेस को रिमूव कर देंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये फोर्सेस का रिजल्टेंट आ जाएगा। इफ एनी वन ऑफ द 3 रिवर्स फोर्सेस इज रिमूव बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ये सही है। सी पार्ट पढ़ो, इफ all these reverse forces are removed then particle will be in equilibrium। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 रिवर्स फोर्सेस को रिमूव कर दिया तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा? हाँ भाई होगा ना, क्योंकि इनका वेक्टर समेशन इसके बराबर है या नहीं है? रिमूव करने का मतलब इनका सम क्या हो गया? 0। तो अगर इनका सम 0 है तो इन तीनों का सम भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम इसके बराबर दिया हुआ है। अगर F4 प्लस F5 प्लस F6 0 हो गया तो F1 प्लस F2 प्लस F3 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लास्ट पढ़ो, इफ ऑल द 3 नॉन रिवर्स फोर्सेस आर रिमूव्ड देन पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात, सेम ही चीज लिखी हुई है। ऑप्शन 1 कैसे रॉन्ग है? अच्छा बेटा, इफ एनी दीज 6 फोर्सेस इज रिमूव, अगर आप किसी 2 फोर्सेस को रिमूव कर देते हो बेटा तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स ये होगा ना उसके ऊपर, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। होगा या नहीं होगा? तो नेट फोर्स 0 नहीं है तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सोचिएगा, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार फटाफट। 9th क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, द हैंड इज स्लोइंग डाउन। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस हाथ की वजह से फोर्स लगने से ये स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होने का मतलब क्या हुआ? स्लो डाउन करने का मतलब क्या हुआ, ये बताओ फटाफट से। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे या पीछे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इसका पीछे के डायरेक्शन में होगा? होगा या नहीं होगा? और सपोज उस हैंड की वजह से यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, उस हैंड की वजह से यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, और ये F पीछे की दिशा में लग रहा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप पढ़ के भी आ चुके हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं? टोटल मास। F बराबर क्या लिखेंगे? टोटल मास। टोटल मास कितना है? ma प्लस mb।
इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात आप लिख सकते हैं? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन कम नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। हैंड एज इज स्लोइंग डाउन देम, जो हैंड की वजह से फोर्स लग रहा है वो उन ब्लॉक को स्लो डाउन कर रहा है, मतलब उनकी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि F की वैल्यू ये होगी? अब एक बात बताओ, ब्लॉक बी ए पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ब्लॉक बी ए पे जो फोर्स लगा रहा होगा, क्या आप वो निकाल सकते हो? बी ए पे क्या नॉर्मल फोर्स लगाएगा? क्या बी ए पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा? और वो नॉर्मल फोर्स इस दिशा में होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। बताओ इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या ये नॉर्मल फोर्स बराबर मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन होगा? अब तुम समझदार हो, ये बताओ कि हैंड से जो फोर्स लग रहा है और ब्लॉक बी ने ए पे जो फोर्स लगाया है, इन दोनों में से कौन कम है कौन ज्यादा है? देखो यहाँ पे टोटल मास इंटू ए है, यहाँ पे मास ऑफ ए इंटू ए। जल्दी बताओ एफ और एन में कौन कम है कौन ज्यादा है? क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफ इज ग्रेटर देन एन? जो हैंड फोर्स लगा रहा है वो एज कंपेयर टू द नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा। इट इज क्लियर? सिंपल सी बात है। अब बताओ इसके किसी और ऑप्शन में डाउट आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8। 8 तो डेफिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स मोशन। ठीक है, ये तो सीधे सीधे। 7th में किसी को डाउट? 7th में डाउट है। A man standing at rest on the ground, force exerted by man on the ground is equal to the weight of the man. ऑब्वियस सी बात है, देखें ध्यान से। ये सरफेस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लो आपके बिल्लू भैया खड़े हुए हैं। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है। बिल्लू भैया के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? दो तरीके के फोर्स लगेंगे। एक तो कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगेगा, और एक फोर्स तो जो हमेशा ही लगता है, दैट इज व्हाट mg। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन बिल्लू भैया के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे? जल्दी बताओ। एक फोर्स तो लग रहा होगा ऊपर की दिशा में, नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस ने लगाया। ठीक है, एक फोर्स तो ऊपर की दिशा में लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट की वजह से लगा है। और एक फोर्स जो कि हमेशा ही लगता है फील्ड की वजह से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे लग रहा होगा। पहला सवाल, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? देखो अभी भी लोग आंसर यस दे रहे हैं। क्या तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्या? यस वालों को उठा के फेंक दूंगा, नालायकों को। चिल्ला चिल्ला करके समझाया कि एक्शन रिएक्शन कभी सेम बॉडी पे नहीं लगता है, एग्जाम्पल भी कराया। क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नोट्स पढ़ो। हाँ, इस केस में ये मैं कह सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है। मैथमेटिकली इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसीलिए नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर आ जाती है मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल माइनस mg नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे। लेकिन मैन का एक्सेलरेशन जीरो है, इसीलिए मैथमेटिकली नॉर्मल mg के बराबर होगा इस केस में। अगर ये मैन जंप कर रहा होता या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता तो जरूरी नहीं है कि नॉर्मल mg के बराबर होता। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, अर्थ अट्रैक्ट द मैन बाय अ फोर्स mg। बिल्कुल सही बात है। Hence Newton's third law, men also attract the earth by the same force. Obvious सी बात है, ये बात हम कर चुके हैं। जिस तरीके से अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाता है mg का, हम भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं mg का, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब है कि बी स्टेटमेंट एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बात कर रहा है। बी स्टेटमेंट एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो आपको ए स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा, ए स्टेटमेंट से क्या हम ये कह सकते हैं नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन क्या है? गलत है। नॉर्मल mg के बराबर इसलिए नहीं है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, नॉर्मल mg के बराबर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो दिया हुआ है। क्लियर?
ओके वंडरफुल। देख रहे हो कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक बात ध्यान से सुनते हो, डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हो, तभी आप लोगों से आगे निकल पाओगे। अब कुछ आपके भाई बंधु ऐसे हैं कि डिस्कशन स्टार्ट होते ही भागना शुरू कर देते हैं, भागो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको इसके फर्स्ट स्टेटमेंट में डाउट है क्या? ये आपने वही गलती कर दी जो उस दिन मैंने आपको बताई थी। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये वही गलती कर दी बेटे। एक बात बताओ मुझे, मान लो एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, इस पे 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ठीक है। और मान लो एक मैंने बहुत बड़ा ब्लॉक रख दिया 100 kg का, उस पे भी फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ठीक है। सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बताओ इसमें से कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? ये सवाल मैं करा चुका हूँ। ये तुमने वहां भी गलती करी थी, उस दिन बहुत डांट पड़ी थी, याद है? और आज फिर गलती कर दी। ये बताओ क्या ये 1 kg वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या 100 kg वाला चलेगा या नहीं चलेगा? अबे भैया दोनों चलेंगे, चलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। गलत है भैया। 1 न्यूटन का फोर्स, अगर सिर्फ 1 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा हो तो दुनिया में कोई भी बॉडी, कितना भी मास हो, हजारों लाखों करोड़ भी हो, वो भी चलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलेगा। जिसका मास कम होगा वो बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन चलेगा तो हर कोई ना भाई। चाहे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन हो या पूरे गैलेक्सी का टोटल मास हो, दुनिया में हर चीज के पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? समझ आ गया? इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। कौन सा ऑप्शन में डाउट आ रहा है? फिफ्थ का, फिफ्थ का बी होना चाहिए। नहीं बेटा आराम से सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने की वजह से ही वो सारे फोर्सेस आपस में बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन अ बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द अदर बॉडी अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है? व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट विद अ लाइट स्ट्रिंग, द वेट ऑफ अ ब्लॉक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स स्ट्रिंग अप्लाई ऑन द सपोर्ट। हाँ सही बात है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, सिचुएशन क्या है। ठीक, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या ये रेस्ट पर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस ब्लॉक पे ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है या नॉन जीरो है? इसका एक्सेलरेशन 0 है या नॉन जीरो है? 0 है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी। क्लियर? ये इस पर टेंशन फोर्स रस्सी ने लगाया, क्या रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी? क्या रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं तो इस सपोर्ट पर ये रस्सी भी नीचे एक फोर्स लगा रही होगी, दैट इज टेंशन, दैट इज टेंशन। लगेगा या नहीं लगेगा? और उस टेंशन की वैल्यू ही mg के बराबर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट? फोर्थ में किसी को डाउट नहीं? थर्ड में किसी को डाउट? फोर्थ डाउट है? अरे भैया डाउट कैसे हो गया? सिंपल सा सवाल है। एक बात बताओ, चिंटू भैया जमीन पे बैठे हुए हैं इस तरीके से और एकदम से जंप करते हैं, जब जंप करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर या नीचे? कोई इंसान एकदम से जंप करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। इन चिंटू भैया के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ग्राउंड सरफेस से नॉर्मल और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, एक बात बताओ, इसके लिए इक्वेशन आप क्या लिखोगे अभी? नॉर्मल माइनस mg बराबर m इंटू ए।
लिखोगे या नहीं लिखोगे? एक बात समझ आ रही है? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स ऑफ g प्लस c। फोर्थ क्वेश्चन में नॉर्मल की वैल्यू क्या mg से ज्यादा आ रही है? पीयूष जैन, तुम्हारे बोलने से थोड़ा ना आंसर चेंज हो जाएगा। तुम यहाँ 50 बार टाइप कर रहे हो, उससे ऐसा थोड़ा ना कि फिफ्थ का आंसर चेंज हो जाएगा। उससे अच्छा है कि तुम्हें जो बात बताई गई है उसके बारे में सोचो जैन साहब। क्यों बेटा? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तुम चिल्ला करके ये आंदोलन करोगे। यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई प्रोटेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं कि अपनी मांगों को पूरा करना है, कि इसका आंसर बी करवा दो, इसका आंसर बी करवा दो। ये आंदोलन चल रहा है क्या यहाँ पे कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो? फिजिक्स चल रही है बेटा, तो फिजिक्स तुम्हारी मांगों के हिसाब से कैसे चलेगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया होगा, समझ आ गया होगा आपको यहाँ से देख करके कि जो नॉर्मल फोर्स होगा उसकी वैल्यू एमजी से ज्यादा होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट? 2 का आप लोग खुद करें, मैं नहीं बताऊंगा। एक्शन रिएक्शन पेयर अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ट्राई टू सॉल्व इट। 2 का डी पूछ रहे हैं। F4 किस कौन सा फोर्स है? 2 का डी पूछ रहे हैं, देख लो। क्या F4 इसके ऊपर जो F फोर्स लग रहा है वो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ ने लगाया? ये इस बैलून के ऊपर ये फोर्स किसने लगाया? दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ and the gravitational force exerted by balloon on the earth are the action reaction pair। क्लास नोट्स, क्लास एंड होने वाली है, ये क्लास नोट्स में बताया था। ये फोर्स किसने लगाया है? अर्थ ने लगाया है। क्या ये भी बैलून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा? क्लास नोट्स को देखा करो, पढ़ा करो, है ना, तभी ये फंडामेंटल सवाल होंगे। चिल्ला चिल्ला करके मैं थक चुका हूं। ये फोर्स अर्थ के ऊपर की तरफ लगेगा। These are the action reaction pair, okay? These are the action reaction pair. It was the 2 का D। देखो फर्स्ट का जो J पार्ट है ना, J वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको अभी होल्ड कर देना, क्योंकि अभी मैंने पुलिस के बारे में नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों को, तो पुलिस के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब हम पुलिस के बारे में पढ़ लेंगे तब आपको ये J वाला पार्ट समझ में आएगा कि वहां पे टेंशन की वैल्यू आधी क्यों ली थी, T/2। इसके अलावा किसी और में डाउट है क्या? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 2 का A। बेटा F1 F2 अगर अपोजिट लग रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। देख तो लो किसने किस पे फोर्स लगाया है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना आप लोगों को। अभी क्लास ओवर होने वाली है,